नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 4 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत एक दुखद न्यूज़ से करेंगे। जो मनोज कुमार एक्टर, डायरेक्टर, बहुत ही महान कलाकार रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के, उनका डेथ हो गया है 87 वर्ष की उम्र में। मुंबई में उनका डेथ हो गया है। तो इनकी आत्मा को भगवान शांति दे और ओम शांति। बढ़ते आगे, कल इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह भी पढ़ लेंगे, क्या पता पूछ ले आपके परीक्षा में। लेकिन बहुत ही शानदार एक्टर रहे हैं, अद्भुत मूवी आ रही है। क्रांति जैसी मूवी आपने देखा होगा और देश की परिस्थितियों का आधार पर मूवी बनाया था इन्होंने। जैसे जब हरित क्रांति हुआ था तो आपने वो गाना सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले। वो लाल बहादुर शास्त्री जी के रिक्वेस्ट पर इन्होंने इस मूवी का निर्माण किया था। तो एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, बहुत ही महान एक्टर रहे हैं। इनका निधन हुआ है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। कल इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग कवर कर सकें। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। आज का हेडलाइन है कि ट्रंप टैरिफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया पर इन्होंने अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ का आज से घोषणा कर दिया है। 2 अप्रैल को घोषणा किया इन्होंने, 2 अप्रैल से लागू हो गया है। भारत पर में 26% टैरिफ लगाया गया है। इनका आरोप था कि भारत हम पे 52% टैरिफ लगाता है, तो उसका हाफ हमने 26% टैरिफ लगाया है। टैरिफ डिस्काउंट दिया हमने इंडिया को, इस तरह से इन्होंने बोला। तो इस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। कल वक्फ एक्ट को पारित कर दिया गया है। कहाँ से? तो राज्यसभा से। तो पहले हम लोग वक्फ एक्ट को पढ़ेंगे आज। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस साल 6 महीने से चर्चा में है वक्फ बिल। तो उसको जितनी बार पढ़ें उतना बार कम ही होगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग। और आज मैं एक चीज़ पढ़ाऊँगा आपको, वो है सच्चर कमेटी। सच्चर समिति के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ये यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान इस समिति का गठन किया गया था। मुस्लिमों में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार को लेकर के भारत में, आज़ाद भारत में गठित सबसे बड़ी समिति है सच्चर समिति। इसका रिकमेंडेशन आपको पता होने चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एक भाई कि हमारे पास अवेयरनेस है, हमें पता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं, और उसके आधार पर आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से सेशन जी के बारे में, TN सेशन जो चुनाव आयुक्त रहे हैं पूर्व, उनके बारे में BPSC मेंस एग्जामिनेशन पूछा गया, क्या पता इनके बारे में पूछ लिया जाए। कल मैंने जो मेंस के लिए रिवीजन वीडियो डाला था उसमें एक और समिति की चर्चा की थी, वो बिहार के लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। उसको भी एक दिन हम लोग पढ़ लेंगे। आप 70 की तैयारी कर रहा हूँ, 71 की तैयारी कर रहा हूँ, रिवीजन वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। अगर आप पढ़ेंगे उसके द्वारा तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आंसर राइटिंग से अगर जोड़ना हो तो आप बता सकते हैं। GS2 के लिए अगर किसी को जोड़ना हो तो भी आप बता सकते हैं। GS2 मंडे से शुरू हो जाएगा, एक दूसरे ग्रुप में GS2 शुरू होगा। तो उसमें अगर आपको GS2 का केवल उत्तर लेखन करना हो तो आप जुड़ सकते हैं। प्राइस वही होगा जो GS1 के लिए पहले वाला था, वही वाला होगा। यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का पहला न्यूज़, पहला है वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 आया है। कल ये राज्यसभा से भी पारित हो गया है। लोकसभा से पारित हुआ था, अगले दिन राज्यसभा से पारित हो गया है। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ किस तिथि को ये पारित किया गया है। ठीक है, पारित होने की प्रक्रिया लोकसभा से 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद पारित हुआ। पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। 288 पक्ष में पड़े हैं, जिसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें से 240 सांसद जो हैं वही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में। इस बार मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, गठबंधन की सरकार है। उसके पश्चात भी कोई बिल लोकसभा से पारित हुआ, और जो विपक्ष की पार्टी है उनका भी एक भी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ में या सरकार की तरफ में नहीं पड़ा। 232 सांसद हैं विपक्ष में और उन सभी के वोट जो हैं विपक्ष में ही रहे। तो 232 वोट विपक्ष में पड़े हैं, 288 पक्ष में पड़े हैं। क्यों मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ? क्योंकि बार बार इस तरह से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में 70 BPSC PT में UN के वोटिंग से एक सवाल पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार के कड़े फैक्ट जो हैं वो आपके भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। राज्यसभा में 3 अप्रैल को राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया। इसके पक्ष में 128 वोट पड़े। पक्ष में राज्यसभा में कितने पड़े हैं गुरु? 128 पड़े हैं। और विपक्ष में 95 वोट जो हैं वो डाले गए हैं। बहस लगभग 12 घंटे चली है। यह विधेयक राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद लिए जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के पश्चात ये विधेयक एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा।
लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये एक्ट और किस प्रकार से सुधारों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले नाम में बदलाव किया गया है। वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदल करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कर दिया गया है, UMEED, उम्मीद एक्ट 1995 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य वक्फ प्रबंधन को एकीकृत और कुशल बनाना था। दरअसल में ये वक्फ एक्ट जो पहले से चला आ रहा था उसी में संशोधन किया गया है। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसमें 22 सदस्य होंगे, इनमें से 4 अधिकतम गैर मुस्लिम हो सकते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य में से 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यह प्रावधान विवादास्पद रहा है क्योंकि कई सारे लोग इसको धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन मानते हैं। वक्फ संपत्ति की पहचान और सर्वे कमिश्नर जब कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों को सर्वे करने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। कलेक्टर इसके स्वामित्व की जांच करेगा। सरकारी संपत्ति को भी नामित कर दिया जाता था वक्फ की संपत्ति के नाम पर, उस चीज़ को भी रोक देगा ये एक्ट। अब ऐसा नहीं होगा कि सरकारी संपत्ति अगर कोई वक्फ संपत्ति है उसको सरकार अब आसानी से वापस ले सकेगी। वक्फ बनाने की शर्तें क्या हैं? अब केवल वही व्यक्ति वक्फ बन सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, जिसके पास संपत्ति का स्वामित्व हो। वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटा दिया गया है। पहले लंबे समय तक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ माना जा सकता था, लेकिन अब वह मान्य नहीं होगा। पहले से पंजीकृत वक्फ बाय यूजर संपत्ति को मान्यता दी जाएगी जब तक कि वो विवादित ना हो। कोई भी विवादित संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति नहीं घोषित कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि लंबे समय से वक्फ के काम के लिए, वक्फ का काम का मतलब क्या होता है? मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इसके लिए अगर उपयोग हो रहा था, मज़ार, इसके लिए अगर कोई ज़मीन उपयोग हो रहा था तो पहले उसको अगर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है तो वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको घोषित कर सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में बदलाव किया गया है। इस्लामिक कानून के विशेषज्ञ की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। इस्लामिक कानून के विशेषज्ञ की अनिवार्यता थी पहले वक्फ बोर्ड में, अब उसको हटा दिया गया है। ट्रिब्यूनल के फैसले का अंतिम नहीं माना जाएगा। अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पहले क्या था, वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था उसको अंतिम फैसला मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल ने सुनाया है तो उसको लेकर आप हाई कोर्ट या अलग कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट और उससे ऊपर के कोर्ट में ही जा सकते हैं, नीचे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। महिला व अन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसीलिए इसको क्या जोड़ते हैं हम, कहाँ से? सोशल जस्टिस से जोड़ते हैं, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर हो सकते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। ये बहुत ही ज़रूरी था। देखिए, इस्लाम हो या हिंदुइज़्म हो या कोई भी धर्म हो, वहाँ पर सामान्य तौर पर महिलाओं को द्वितीय दर्जा प्राप्त होता है धार्मिक चीज़ों में। ये तो सत्य है और सही से ही बोलना चाहिए। तो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें महिलाओं को भी समान दर्जा मिले, धर्म के हर हिस्से में मिले, धर्म के हर हिस्से में मिले। तो वक्फ बोर्ड जो है ये धार्मिक क्या था, एक बोर्ड था जिसमें महिलाओं को, इस्लाम की महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जगह नहीं दिया जाता था। अब वहाँ पर भी अनिवार्य किया गया कि 2 मुस्लिम महिलाएं तो होनी ही चाहिए। और इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकता है भाई? विधेयक में पसमानदा पिछले मुस्लिम समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। पसमानदा मुस्लिम वो होते हैं जिनको मुस्लिम में भी पिछड़े समुदाय के मुस्लिम होते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में 73% मुस्लिम आबादी पसमानदा है, यानी कि पिछड़े हुए मुस्लिम हैं। बिहार में अधिकांश मुस्लिम समुदाय जो है बिहार में वो पिछड़े हुए मुस्लिम आते हैं, पसमानदा मुस्लिम उनको कहा जाता है। इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार होती है, नहीं अच्छी होती है, बहुत ही पिछड़े लोग होते हैं, इनकी आय तो बिल्कुल कम होती है। उन्हें पहली बार वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण एक केंद्रीय पोर्टल डेटाबेस के माध्यम से किया जाएगा। और संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले राजस्व कानून के अनुसार म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी, जिसे सभी पक्षों को नोटिस दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक संपत्ति है जो ए नाम के व्यक्ति का है, इसको वक्फ संपत्ति घोषित करना है तो पहले वक्फ बोर्ड को और जो ए नाम का व्यक्ति है, इन दोनों को क्या आपको लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको घोषित करना चाहते हैं या नहीं, अपना अपना मंजूरी दें। उसके पश्चात ही किसी संपत्ति को घोषित किया जाएगा। पुराने कानून को निरस्त किया गया है। मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को निरस्त करते हुए मुसलमान वक्फ रिफिल बिल 2025 को भी पारित किया गया है। विवाद व आलोचना भी है। कई सारे लोगों ने आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन मानता है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्या मंदिरों के पास से, मठों के पास में बहुत सारी संपत्तियाँ नहीं हैं क्या? उनके पास भी बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो क्या आपको एक ऐसा बोर्ड गठित करके इनके संपत्तियों को भी देख रेख सही से नहीं करना चाहिए क्या?
क्या उनके पास जितनी संपत्ति आती है, जितना जमा आता है, जितना दान मिलता है, उन सब को भारत सरकार को एक पोर्टल बना करके उसका हिसाब किताब रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भी करना चाहिए भारत सरकार को, ताकि सभी धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चल सकें, कहीं पर भी कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। 5 साल की शर्त, वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त को असंवैधानिक माना गया है। विपक्ष ने पूछा कि इस्लाम का पालन करने का प्रमाण पत्र कौन देगा? ठीक है भाई। गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, विपक्ष का कहना है गैर मुस्लिम का वक्फ बोर्ड में शामिल करना धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप होगा। सरकार का क्या पक्ष रहा है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक किसी भी मुस्लिम को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसका मकसद गरीब मुस्लिमों, खासकर पसमानदा मुस्लिम समुदाय, महिलाओं को लाभ पहुंचाना था, ऐसा किरण रिजिजू जी ने कहा है। तो मंदिरों के पास भी अपार संपत्ति है, आप उनका भी उपयोग करें। हिंदू धर्म में जो SC ST OBC बिलोंग करते हैं, आप उनका भी सामाजिक भलाई कर दें, उनके भी लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि इतनी सारी संपत्ति है, इतने अमीर अमीर मंदिर हैं देश में, बड़े बड़े मठ हैं, है ना, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और हिंदू धर्म में भी महिलाओं को अलग अलग बोर्ड में आप स्थान दीजिए। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हाँ, ये भी है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो सुधार संशोधन किए गए हैं, उसको लेकर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जो जश्न भी मना रहे हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। खासतौर से पसमानदा मुस्लिम जो हैं वो वाकई खुश हुए हैं। महिलाओं की भी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, महिलाओं में भी खुशी की चीज़ें देखी गई है। हालांकि दूसरा एक पक्ष है जो इससे नाराज़ भी है कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया है। लेकिन जो अधिकांश मुस्लिम हैं, जो पिछड़े हुए में आते हैं, वो खुश हैं, उनको कोई दिक्कत इससे नहीं देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार, संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है। गृहमंत्री जी ने कहा गैर मुस्लिमों की नियुक्ति केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए है, धार्मिक मामलों के लिए नहीं होगा। गैर मुस्लिमों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी गई है, ऐसा गृहमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि केवल प्रशासनिक मैनेजमेंट के लिए केवल है उनका नियुक्ति का प्रावधान, वो भी अनिवार्य नहीं है। गैर मुस्लिमों का अनिवार्य नहीं है, आप कर भी सकते हैं। पहले था कि मुस्लिम ही होना चाहिए, उस अनिवार्यता को हमने ख़त्म कर दिया है। अब गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, इस अनिवार्यता को भी हमने लागू नहीं किया है। ऑप्शनल होगा कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जैसी जहाँ पर स्थिति होगी उस हिसाब से काम होगा। भारतीय वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, बहुत बड़ी संपत्तियाँ हैं। विवाद और राजनीतिक प्रक्रियाएँ, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि विपक्ष ने इस पर क्या किया है, विपक्ष वोट किया है, जो उसका काम भी है। UPSC और PCS के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे अगर PT एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों तो कृपया करके धार्मिक स्वायत्तता जो होता है इसको सही से पढ़ के जाएं। पॉलिटी में क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं धार्मिक स्वायत्तता को लेकर। हमारे संविधान में मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25-26 से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको अच्छे से पढ़ाई करें। इसमें देखें कि जंगम संपत्ति क्या होता है। अगर किसी को पता हो तो मुझे कॉमेंट करके बताएं, जंगम संपत्ति किसको कहा जाता है। संपत्ति प्रबंधन, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित भी अपने संविधान में आर्टिकल दिया हुआ है। संघवाद, कलेक्टर को सर्वे का अधिकार देना केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित हो सकता है। तो ये सारे UPSC और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सच्चर समिति, ये मुझे आपको पढ़ाना है। ये स्टैटिक टॉपिक होगा, लेकिन मुझे है कि बस पढ़ा दूँ मैं। आप पूछेंगे मुझसे क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। अल्पसंख्यकों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, बहुत सारी न्यूज़ आती है, कभी मस्जिद को लेकर आती है, कभी वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर के आती है, कभी ट्रिपल तलाक को लेकर के आती है। इसलिए मुझे पढ़ाना है ये टॉपिक और आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सच्चर समिति भारत मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्थिति, एजुकेशन क्या है उनमें, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इसका अध्ययन करने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति थी, जिसको आप जहां तहां न्यूज़ में भी देखेंगे। कई सारे लोग बोलते मिलेंगे कि सच्चर समिति की रिपोर्टों को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। इसका गठन 2005 में तात्कालिक UPA सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सेवानेत्री राजेंद्र सच्चर ने की थी। इस समिति की रिपोर्ट, जिसे सच्चर समिति कहा जाता है, नवंबर 2006 में संसद में पेश किया गया। 2006 में संसद में पेश किया गया। यह रिपोर्ट भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिमों की स्थिति को समझने, नीतिगत सुधारों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसी के कारण से इसको पढ़ा जाता है। और बार बार आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी इसकी चर्चा रहती है कि सच्चर समिति, न्यूज़ TV पर भी चर्चा कर लेते हैं सच्चर समिति। देखिए क्या है इसके उद्देश्य और किस प्रकार से इसने क्या क्या रिकमेंडेशन किया था। सच्चर समिति गठन 9 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था ये मैंने पहले ही बता दिया। समिति की संरचना, अध्यक्ष कौन थे उसमें, तो सेवानिवृत्त राजेंद्र सच्चर थे, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, दिल्ली हाई कोर्ट के। 7 सदस्य थे, जिसमें सईद हामिद TK ओमन,
M.A. बासित, राकेश बसंत, अख्तर मजेद और अबू सालेह शरीफ शामिल थे। ये सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इस समिति का निर्माण किया था और इसी ने रिकमेंड किया था। समिति ने विभिन्न विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था। रिपोर्ट सच्चर समिति ने 17 नवंबर 2006 को तैयार किया और 30 नवंबर 2006 को संसद में पेश किया गया। रिपोर्ट का शीर्षक था सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट, ये 403 पेज का विस्तृत रिपोर्ट पेश किया गया था। मुख्य निष्कर्ष क्या निकला था? ये तो हो गया समिति के बारे में, कब गठित किया गया, ये सारा मैंने बता दिया। अब आते हैं कि इसने क्या क्या रिकमेंड किया था, और इसने जो भी रिकमेंड किया था उसमें से कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा। ये आप भी अपनी आंखों से देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं। बिहार से होंगे तो देखते ही होंगे अपने आस पड़ोस में, और स्थिति वाकई अच्छी नहीं है और अभी भी वैसा ही है। कदाचित 2006 में आया था, अब 20 साल होने आए हैं, 2026 आ गया है, लेकिन वही स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर ही सोचें, बताएं, लिखने की कोशिश करें। मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पहला रिकमेंडेशन, उनकी औसत आय अन्य समुदाय की तुलना में कम है। पहला इसने रिकमेंड किया। क्या ये बोलने की बात है? क्या बहुत बड़ी समिति की ज़रूरत थी इसको लेकर के? नहीं। बिहार में जब भी किया गया, कास्ट सेंसस किया गया था, उसके दौरान भी निकल करके आया था कि भाई बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिनकी आय अभी भी कम है। कास्ट सेंसस तो ठीक है भाई, हुआ था 2011 में जो सेंसस हुआ था, कास्ट का सेंसस न भी हुआ है। 2011 में जो सेंसस हुआ है, जो भारत सरकार सेंसस कराती है, इसमें रिलीजियस डेटा इकट्ठा किया जाता है, किस धर्म के कितने सारे लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैनों में सबसे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन है, जैनों के पास संपत्ति सबसे ज़्यादा है, और धार्मिक तौर पर मुस्लिम समुदाय जो हैं, जो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है, 25 करोड़ के करीब में है, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति जो है वो कमज़ोर है, जैसा 2011 सेंसस में भी देखने को मिला है हमें। ये तो 20 साल पहले का रिपोर्ट है, लेकिन बस आप पढ़िए, देखिए क्या है इसमें। मुस्लिमों गरीबी का स्तर SC और ST समुदाय के बराबर या उससे भी अधिक है। SC और ST से भी अधिक है या उसके बराबर है। SC ST समुदाय को आप आरक्षण जैसे प्रावधान देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 94% मुस्लिम परिवारों के पास कोई अस्थायी रोजगार नहीं था, वे दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। शैक्षणिक स्थिति, मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रीय साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत का 65% से कम थी, जो 59.1% थी, 59.1%। केवल 4% मुस्लिम बच्चे स्कूल में पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुत कम है। मुस्लिम लड़कियों का शिक्षा का स्तर विशेष रूप से चिंताजनक बना हुआ था। मुस्लिम महिलाओं में तो अब तो थोड़ा सुधार भी हुआ है, लेकिन पहले जो है स्थिति बदतर थी। सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उदाहरण के लिए IAS में केवल 3% हैं, IFS में 1.8%, IPS में 4% मुस्लिम थे। रेलवे, डाक, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी 4.5% से कम है। निजी क्षेत्र में भी उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामाजिक स्थिति, मुस्लिम समुदाय को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण उनकी मुख्य धारा में भागीदारी कम थी। ये सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया। क्यों मैं यह टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि अल्पसंख्यकों को लेकर आजकल बहुत एक्ट आते हैं, बहुत सारे विवाद चलते, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं। इसके कारण से अल्पसंख्यकों को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर जो सबसे बड़ी समिति गठित की गई, उसके रिकमेंडेशन आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या रिकमेंड किया, उसने क्या सुझाव दिया, उसने क्या बताया कि कैसी स्थिति है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क और बिजली की कमी थी, ऐसा महसूस किया गया था। मुस्लिमों को घेटों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां रहने की स्थिति बहुत ही खराब थी। बैंकिंग और ऋण तक पहुंच, मुस्लिम समुदाय बैंकों या ऋण तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है। बैंकों में भी उनकी भागीदारी 2% ही है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में मुस्लिमों को केवल 4% हिस्सा मिलता है। PLI क्या होता है, भूल गए क्या? कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, कोई भी शेड्यूल बैंक होगा, उसको 40% जो अपना ऋण है वो PLI में बांटना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बांटना होगा, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, जिसमें SC ST समुदाय आता है, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, इनको बांटना पड़ेगा। तो उसमें बहुत कम हिस्सेदारी है उनकी, बहुत ही कम हिस्सेदारी है, यानी कि वो ऋण नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उद्योग धंधा नहीं है, ऋण चुकाने का स्थिति भी नहीं है। महत्वपूर्ण तुलनाएं, सच्चर समिति ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति की तुलना SC और ST और OBC समुदाय से किया है। रिपोर्ट पाया गया कई मानदंडों पर SC और ST बदतर स्थिति में था, खासकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। मुस्लिम समुदाय जो है SC ST से भी बदतर स्थिति में था शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, ऐसा सच्चर समिति ने रिकमेंड किया था। देखिए 20 सालों में कुछ न कुछ सुधार देखा गया होगा, अवश्य ही हुआ होगा 20 सालों में कुछ न कुछ सुधार, लेकिन ये जो सुधार हैं वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी पिछड़ा हुआ है। मुख्य सुझाव क्या है?
तो देखिए अब यहाँ पर सुझाव क्या दिया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय मुस्लिमों की स्थिति बेहतर थी। स्वरोजगार ही उनके पास मुख्य साधन होता है, ये आपने भी देखा होगा। अब सुझाव क्या दिया सच्चर समिति ने। शिक्षा में सुधार, पहला रिकमेंडेशन किया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज की स्थापना, लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन, मदरसों के लिए आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की योजना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिहार की सरकार ने, खासतौर से नीतीश कुमार की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को एजुकेट करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। महिलाओं के लिए ही बहुत अच्छा प्रयास किया है। कल मैंने रिवीजन वीडियो में भी पढ़ाया था आपको, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। रोजगार के अवसर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की स्थापना का सुझाव दिया था। सरकारी नौकरी मुस्लिमों का आरक्षण की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन समान अवसर आयोग का स्थापना का सुझाव दिया गया था। धार्मिक स्तर पर रिवीजन के लिए सुझाव नहीं दिया था इस कमेटी ने। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भेदभाव को रोकने के उपाय किए जाएं। आर्थिक सशक्तिकरण, मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष ऋण योजनाएं, वित्तीय सहायता, प्राथमिक क्षेत्र ऋण में मुस्लिम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी रिकमेंड किया था कि PLI प्राइमरी लैंडिंग सेक्टर जो है इनिशिएटिव जो लिया जाता है, जिसमें 40% ऋण हम विशेष क्षेत्र को देते हैं। बैंक अगर 100 रुपये का ऋण बांट रहा है तो 40 रुपये का ऋण उसको कृषि, SC ST महिलाएं, खनन क्षेत्र के लिए या फिर स्टूडेंट को या समाज के कमज़ोर तबकों को देना पड़ेगा। उसमें इनकी रिकमेंडेशन को बढ़ाया था उन्होंने कि इनको आप थोड़ा सा अधिक ऋण दीजिए। सामाजिक समावेशन, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, उसका हमें करना पड़ेगा काम। संस्थागत सुधार, एक स्वतंत्र डेटा बैंक की स्थापना जो मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर नियमित आंकड़े एकत्रित करे। नीति निर्माण में भी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। रिपोर्ट का प्रभाव, मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर व्यापक बहस को छेड़ दिया। इसके आधार पर UPA सरकार ने कई कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत में अल्पसंख्यकों कल्याण के लिए मजबूत किया गया, अल्पसंख्यकों कल्याण के लिए काम किया गया। मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विकास के लिए शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, इसकी भूमिका को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया था। हालांकि कई सारे सुझावों की लागू नहीं किया गया, कई सारे सुझावों को लागू नहीं किया गया। बस रिपोर्ट आया, रिपोर्ट को पढ़ करके इग्नोर कर दिया गया। आलोचना, आरक्षण की अनुपस्थिति, सिफारिश नहीं की आरक्षण के लिए। सीमित दायरा, समिति ने केवल मुस्लिम समुदाय पर ध्यान दिया, जबकि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख और ईसाई को शामिल नहीं किया गया। इनकी सामाजिक और शैक्षणिक कंडीशन तुलनात्मक रूप से अच्छी है। राजनीतिक उपयोग, कुछ लोगों ने इसे वोट बैंक की राजनीति माना। आंकड़ों की कमी, कुछ आलोचकों ने कहा कि समिति के पास पर्याप्त प्राथमिक डेटा है ही नहीं, ये पुराने आंकड़ों पर निर्भर करती है। ये भी सच हो सकता है, इसमें कोई वैसा झूठ भी नहीं है। हो सकता है कि इस समिति ने बहुत सारे आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर पेश किए हो, वोट बैंक की राजनीति रही हो, लेकिन जो भी है यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन जो दिख रहे हैं, क्या वो अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते क्या अपने आस पड़ोस में? तो वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? तो वर्तमान प्रासंगिकता ये है कि अब 20 साल हो चुके हैं इस समिति की रिपोर्ट को। 20 साल में परिस्थिति परिवर्तित हुआ होगा, तो या तो सेंसस आ जाता या तो फिर भारत सरकार कोई समिति ही गठित करती जिसके द्वारा हमें आधुनिक डेटा, अपडेटेड डेटा मिल सकता। तो ये मुझे आपको पढ़ाना था, कृपया करके इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्या क्या इस कमेटी ने रिकमेंड किया है और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। ओके, क्या कारण है? आपसे मैं पूछूं क्या कारण है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का? 2006 में सच्चर कमेटी आई थी, 2014 तक रही है UPA की सरकार। क्या किया उसने? कुछ नहीं, नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है हाउ टैरिफ विल हिट, और किसको किसको ये परेशान करेगा। ये वाइट सफ़ेद भूत आया एक अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप नाम का, ये पूरे दुनिया पर टैरिफ लगाया है, इसने सभी देशों पर लगाया है। तो इसी को लेकर डिटेल आर्टिकल है ये। आज हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज इसको कंक्लूड कर रहे हैं। अब इसके बाद इस चीज़ पर चर्चा 9 के बराबर में करेंगे। देख लेंगे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन किन देशों पर कितना % टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को व्हाइट हाउस में नए टैरिफ की घोषणा कर दी है। भारत से आयात पर 27% टैरिफ लगाया गया है। 27%, 27% टैरिफ लगाया गया है, जो सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। अन्य एशियाई देशों पर भी उच्च टैरिफ लगाए गए हैं। वियतनाम पर 46% के टैरिफ लगाए हैं। कोलंबिया जो दक्षिण अमेरिका का देश है उस पर 49% का टैरिफ लगाया है, यानी कि 100 रुपये का सामान कोई कोलंबिया से आएगा तो अमेरिका में वो 149 रुपये का बिकेगा। सीधा सीधा बोल देते कि अपना सामान बेचो ही मत हमारे देश में। अन्य एशियाई देशों पर भी उच्च टैरिफ लगाए हैं। वियतनाम पर 46, बांग्लादेश पर 36 और थाईलैंड पर 35% का टैरिफ लगाया गया है। पाकिस्तान पर 29। ये क्या है? ये सारे कम आय वाले देश हैं,
जिनकी प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम लो है, कम है, आप उनके ऊपर में इतना बड़ा बड़ा टैरिफ थोप रहे हो, आप खुद को कंपेयर कर रहे हो इनसे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को किस कौन सा शब्द देंगे इसको हम, डी ग्लोबलाइजेशन। ये शब्द कौन सोचेगा, डी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि विपरीत वैश्वीकरण की ओर ले जाएगा। इकोनॉमी अपने अपने तरीकों से आत्मनिर्भर होकर बढ़ना शुरू करेंगे इसके पश्चात, है ना। या तो फिर दुनिया जो दूसरे देशों की तरफ में देखने लग जाएगा सामान बेचने के लिए। डी ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा जो है, संरक्षणवाद की नीति भी इसको कहा जाता है। प्रोटेक्ट करना अपने देश को, संरक्षणवाद की नीति और डी ग्लोबलाइजेशन जैसे पहलुओं को मजबूत कर सकता है ये टैरिफ वॉर, ठीक है। पारस्परिक टैरिफ तो मैंने कितनी बार समझाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कहा जाता है, ये मैंने कितनी बार समझाया कि जितना आप लगाओगे उतना ही हम लगाएंगे। भारत के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको टैरिफ डिस्काउंट दे रहे हैं, आप हम पर 52% टैरिफ लगाते हो तो हम आप पर 27% टैरिफ लगाएंगे। प्रभावित क्षेत्र, भारत से अमेरिका को अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या क्या क्षेत्र प्रभावित होगा भारत में। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, जैसे फार्मास्यूटिकल, भारत से दवाओं का निर्यात प्रभावित होगा क्योंकि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का बहुत बड़ा आपूर्ति करता है। भारत दुनिया का फार्मास्यूटिकल है, तो भारत का फार्मेसी कहा जाता है, दुनिया का फार्मेसी। तो भारत से जो दवाएँ वहाँ पर जाती है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। रत्न और आभूषण, भारत के रत्न आभूषण उद्योग को नुकसान होगा जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स, वाहनों का निर्यात भी प्रभावित होगा, जैसे टाटा कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए हैं। टाटा का लैंड रोवर और जैगुआर, ये जो ब्रांड का नाम सुनते हैं आप, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो फोर्ड से खरीदा टाटा ने, इसका सबसे ज़्यादा सामान जो है, सबसे ज़्यादा कारें जो हैं वो कहाँ पर बिकती हैं, तो अमेरिका में बिकती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप तो हो ही गया, और ये कहाँ पर बिकती है, तो कनाडा में बिकती हैं। अब जब वो इतना बड़ा टैरिफ लगाएंगे तो इससे इस कंपनी का भारी नुकसान होगा। भारत का 2024 में अमेरिका को निर्यात 54 बिलियन था, जो अब 27% टैरिफ के कारण प्रभावित होगा। इससे भारत मुद्रास्फीति बढ़ सकती है क्योंकि आयात महंगा होगा और निर्यात में कमी आएगी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो सकती है क्योंकि निर्यात आधारित उद्योग प्रभावित होंगे। ये सारा ये भाई साहब ने, क्या नाम है इन भाई साहब का, इन्होंने आर्टिकल लिखा है, इनका नाम है उदित मिश्रा जी का आर्टिकल है ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत अमेरिका संबंध और आर्थिक प्रभाव, ये आपका यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संरक्षणवाद की नीति। मैंने यही तो आपको समझाया कि संरक्षणवाद की नीति, और एक और शब्द है डी ग्लोबलाइजेशन। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, ये बढ़ता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। वैश्विक प्रभाव, अन्य देशों पर टैरिफ क्या है। सबसे अधिक प्रभावित देश वियतनाम 46, बांग्लादेश 36, थाईलैंड 35, श्रीलंका 34, चीन पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 24% टैरिफ लगाए गए हैं। सब पर लगाया है, सब पर। अमेरिका का वैश्विक व्यापार घाटा 2024 में $1.2 ट्रिलियन था, जिससे भारत के साथ 54 बिलियन का घाटा था। ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ से अमेरिकी उद्योग को संरक्षण मिलेगा, व्यापार घाटा कम होगा और अमेरिका के जो उद्योग हैं वो फलेंगे फूलेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें लगता है कि ट्रंप भाई साहब को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन बहुत चालाक है वो। अपने देश को संरक्षित करने के लिए, अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बुरा हो सकता है, अपने देश के लिए बहुत अच्छा है वो। वैश्विक प्रभाव क्या होगा। टैरिफ से वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ेगी क्योंकि आयात महंगा होगा। निम्न आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक असर पड़ेगा क्योंकि उनके पास वैकल्पिक बाजार कम है, हमारे पास ऑप्शंस कम हैं। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो सकती है क्योंकि व्यापार बाधित होगा। संरक्षणवाद और वैश्वीकरण, यह टैरिफ वैश्वीकरण के खिलाफ संरक्षणवाद की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ भी है ये, WTO के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका भी उल्लंघन करता है कहीं न कहीं ये। लेकिन ट्रंप भाई साहब किसी की भी परवाह करते ही नहीं है। WTO हो गया, कोई भी संगठन की परवाह नहीं करते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति के प्रभाव यूपीएससी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थशास्त्र सेक्शन के लिए काफ़ी प्रासंगिक होगा। कौन लिख कर कैसे देता है आपको PDF में कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। भारत की प्रतिक्रिया और भविष्य की रणनीति। मोदी जी ने क्या बोला। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारत को अपने टैरिफ कम करने होंगे। भारत ने अभी तक जवाबी टैरिफ की घोषणा नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है भारत को व्यापार सुधारों पर ध्यान देना पड़ेगा। भारत को यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे नए बाजार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हम सब एक ही व्यक्ति के सताए हुए हैं, तो अच्छा होगा कि हम सब आपस में संबंधों को अच्छा करके व्यापार सुधार कर लें।
भारत को अपने घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ानी होगी ताकि आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। यहाँ की आत्मनिर्भर भारत पहल को अगर हम मजबूत कर लेते, अगर आत्मनिर्भर भारत पहल 1990 के दशक में शुरू किया जाता, 1991 में ही शुरू कर लेते LPG के साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत पहल भी, तो आज हम आत्मनिर्भर होते। अमेरिका क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें झुका सकती थी, लेकिन अब हमें कुछ न कुछ सुधार करने पड़ेंगे। आर्कटिक मेल्टिंग, इंडियाज़ पोलर रिसर्च एजेंसी चीफ वार्न फॉर इम्पैक्ट। ठीक है भाई, इन्होंने इम्पैक्ट के लिए वार्न किया हमें। कौन है ये भाई साहब, तो ज़रा देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए क्या है आर्कटिक पिघलने का प्रभाव। आर्कटिक पिघल रहा है तो क्या करें, क्या करें, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हम, मनुष्य नहीं रोक सकते हैं। आर्कटिक पिघलने की चेतावनी। भारत के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR के निदेशक थंबल मेलोथ ने चेतावनी दी है कि आर्कटिक सागर में बर्फ पिघलने से वैश्विक मौसम प्रभावित होगा। पूरे दुनिया का मौसम पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। और भारत का जो देश, अपना जो भारत देश है, वो मानसून के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मानसून थोड़ी सी हवा का रुख इधर से उधर होता है तो मानसून पर प्रभाव पड़ जाता है। तो ज़रा देखते हैं क्या बोला इन्होंने। आर्कटिक सागर पहले कुछ दशकों में गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाएगा, जिससे यह भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बन जाएगा, जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट बन जाएगा। और 2-3 दिन पहले ही मैंने आर्कटिक का महत्व, उसमें क्या शुरू होने वाला है, वो सब पढ़ाया है डिटेल में। भारत पर प्रभाव। आर्कटिक बर्फ पिघलने से भारतीय मानसून प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि यह वैश्विक मौसम पैटर्न को चेंज कर देगा। अगर पूरा आर्कटिक किसको कहते हैं, उत्तर वाले ध्रुव को गुरु, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण अंटार्कटिका कहलाता है। तो उत्तरी ध्रुव का अगर मौसम बिल्कुल ही बर्फ पिघल जाता है वहाँ पर, और इससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जल स्तर भी बढ़ सकता है पूरे पृथ्वी का। भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो वेदर है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भारत का मानसून भी प्रभावित हो सकता है। और भारत का मानसून यानी कि पूरा भारत का बजट, भारत में कृषि एग्रीकल्चर की जान। समुद्र का स्तर 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे भारत तटीय शहर जैसे मुंबई से और चेन्नई डूब सकते हैं। भू राजनीतिक प्रभाव। और आर्कटिक में बर्फ पिघलने से खनिज और मत्स्य संसाधन तक पहुंच आसानी होगी, जिससे जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन जाएगा। क्या, आर्कटिक सागर। भारत को आर्कटिक क्षेत्र पर उपस्थिति बढ़ानी होता है कि वह संसाधनों तक पहुंच सके। ये मुझे आपको पढ़ाना था। आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि मानसून पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है निम्नलिखित में से, उसमें से देगा आर्कटिक के बर्फ पिघलने का भी प्रभाव पड़ता है। तो आप बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, आर्कटिक के बर्फ पिघलने का भी मानसून पर प्रभाव पड़ता है। यूपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पीटीआई एग्जाम में, बीपीएससी में भी क्या पता पूछ ले। क्या पूछेगा, निम्न में से किस किस का प्रभाव मानसून पर पड़ता है। निम्न से किसका प्रभाव 1, 2, 3, 4 दे देगा। इनमें क्या पता आर्कटिक के बर्फ का पिघलना भी लिखा हुआ रहे। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, थाईलैंड की टू इंडियाज़ एक्ट SC का। भाई मोदी जी कल थाईलैंड गए हैं। ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री महोदया हैं, नई प्रधानमंत्री बनी हैं। और मोदी जी कल गए थाईलैंड, वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स में और लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट जो हमारी नीति है, एक्ट ईस्ट जो नीति है, उसमें थाईलैंड हमारा की पार्टनर होगा। कल थाईलैंड ने एक डाक टिकट भी जारी किया है, रामायण को पृष्ठभूमि में रखते हुए। रामायण और राम से जुड़ा हुआ देश है थाईलैंड, थाई लोगों का देश थाईलैंड। ठीक है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी दोनों कंट्रीज बिल्ड कर रहे हैं। जरा थाईलैंड का मैप देख लेते हैं। सबसे पहले थाईलैंड की मैपिंग करते हैं, कौन कौन से देश से सीमा लगती है। मलेशिया नंबर 1, दूसरा हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया बांग्लादेश, सॉरी म्यांमार हो गया, बांग्लादेश गलती से बोला मैंने, म्यांमार हो गया। तीसरा कौन सा हो गया आपका, तो तीसरा हो गया लाओस। चौथा कौन सा हो गया, कंबोडिया हो गया, चौथा कंबोडिया हो गया। तो किन किन देशों से सीमा लगती है, तो एक लगता है मलेशिया के साथ, म्यांमार के साथ में, M और M हो गया, मलेशिया, म्यांमार, देन लाओस, देन कंबोडिया, MMLC हो गया। इसका कुछ और शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं। कौन कौन से देश से, तो थाईलैंड की सीमा लगती है, लाओस से, कंबोडिया से, मलेशिया से, म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। और देखिए गल्फ ऑफ सलाम है, ये अंडमान सी है। और यहाँ पर आपको बैंकॉक दिखेगा, बैंकॉक, ये पट्टाया है, पट्टाया शहर है। ये चियांग माई है, शहर है, उत्तर में है ये। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो थाईलैंड का कैपिटल है वो थाईलैंड के दक्षिणी भागों में स्थित है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर है ये।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ज़रा आगे देखते हैं कि क्या क्या कल बातचीत हुई है। बाकी भारत और थाईलैंड का संबंध डिटेल में किसी दिन पढ़ लेंगे। मोदी जी 2 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में थाईलैंड के पीएम पेंटोंगा तारना सीनावात्रा इनका नाम है, तो इनसे मिले हैं। दोनों देशों अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मतलब सैन्य क्षेत्र में हम अपने सहयोग को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। बीमस्टेक शिखर सम्मेलन का मोदी जी 6ठे बीमस्टेक शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए बैंकॉक गए हुए हैं। बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये। सहयोग के क्षेत्र दोनों देश रक्षा, व्यापार, कल्चर, डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाएंगे। भारत और थाईलैंड समुद्री सहयोग पर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत हैं जो रामायण और बौद्धिज्म से प्रेरित हैं। रामायण और बुद्धिज्म से प्रेरित हैं दोनों देशों के संबंध, इसलिए हमारे कल्चरल रिलेशन काफ़ी समृद्ध रहे हैं और भारत से बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं थाईलैंड वगैरह। एक्ट ईस्ट पॉलिसी या भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। बीमस्टेक क्षेत्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच है जो सार्क का विकल्प बन सकता है। भारत थाईलैंड संबंध जो भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए प्रासंगिक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड के योगदान को भी पूछा जा सकता है। हालांकि भारत के एक्ट ईस्ट को सबसे ज़्यादा बाधित किया है म्यांमार ने, क्योंकि वहाँ पर सैन्य शासन लागू हो गया है, जिसके कारण से हम ईस्ट से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। वेस्ट से नहीं जुड़ पाते हैं पाकिस्तान के कारण, ईस्ट से नहीं जुड़ पा रहे हैं म्यांमार के कारण से। दोनों तरफ से ब्लॉक करके रखा हुआ है हमें। उत्तर नहीं बढ़ पाते हैं चीन के कारण से। दक्षिण में तो समुद्र ही है। हमारे पास क्या बाकी रह गया? समुद्र बाकी रह गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है ही नहीं, अगला तो आपका MCQ वगैरह है जो आपको PDF में मिल जाता है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है। और कल तो सैटरडे है, कल मेंस रिलेटेड वीडियो आएगा और उसके बाद से आगे का हम लोग पढ़ाई मंडे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो भी मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ को आप सुधार कीजिए जिससे आपको और बेनिफिट हो सके। MCQ मैं नहीं करवाता हूं अभी, क्योंकि अभी आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अब साप्ताहिक MCQ इसी संडे से शुरू हो जाएगा आपका 71 BPSC PT को लेकर के, तो वो तो आएगा ही आपके लिए। लेकिन और कुछ सुधार करना हो वीडियो में तो प्लीज़ आप रिकमेंड करें, मुझे बताएं कि क्या सुधार करना है क्या नहीं। आपके पक्ष में ही है अभी तो सारा कुछ, तो बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।